अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि नफ्सियात से मुतालिक थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड मेटा कॉग्निशन, ये 3 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप महा टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स कंडक्ट किया गया है, जिसमें आपको ये तमाम तर चीज़ें जो नज़र आ रही है, ये फुल सिलेबस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसी के साथ साथ कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट की रहेंगी। 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक में सोचना यानी कि थिंकिंग क्या चीज़ है, किसे कहते हैं और किस तरीके से जो है तो हमारे लिए अहमियत क्या मिले। तो सोच व फिक्र के सबब ही तमाम हैवानों में इंसान को अव्वल मकाम और दर्जा हासिल है। यानी कि रूह ज़मीन पर इस कायनात में जो सोचना समझना जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है कुदरती तौर पर, जो तो ये चीज़ें हमें मिली है। तो जितने भी हैवानात दुनिया के अंदर है उसमें जो है इंसान जो है तो ये अव्वल दर्जे पर है। सोच व फिक्र के बगैर इंसान का वजूद बेमायनी है, यानी कि उसकी कोई मायने नहीं। सोच व फिक्र अगर इंसान ने गौर फिक्र अगर नहीं करा तो उसकी कोई मायने नहीं है, उसका वो बेफ़ायदा चीज़ है। इसलिए हमको जो तो सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको जो नियामत दी है, तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सोच व फिक्र ज़रूरी है। अगर सोच व फिक्र ना हो तो इंसान की ज़िंदगी मशीनी होकर रह जाती है, वो मसाइल को हल करने से कासिर रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सोचा कि अब टीटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये एक सोच है, ये एक फ़िक्र है और एक अच्छी सोच है जिसके ज़रिए आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर तौर पर गुजरेंगी। ये जो है तो इंसानी सोच है। तो मौजूनियत और मुताबिकत का फुकदान पैदा होता है। अगर इंसान ने गौर फिक्र नहीं करा, सोचना समझना अगर उसने छोड़ दिया तो उसकी जो ज़िंदगी वो मशीनी होकर रह जाती है। वो मसाइल को हल करने के अंदर जो है तो उसके जो है तो कैपेसिटी नहीं होती है और वो सोचता नहीं है। तो कोई भी मसला दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसका हल ना हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसको जो है तो क्रैक ना किया जाए, जिसको जो है तो क्वालिफाइड ही नहीं हो रहा है। तो एक ट्रैक होता है मेहनत करने का, और वो ट्रैक जैसे कि महा टीटी का एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ पर तमाम जो है तो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिसके ज़रिए आप बासानी क्रैक कर सकते हो। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, बस डिपेंड करता है थिंकिंग पर, सोच पर। इसकी जहानत और सलाहियत नाकारा होकर रह जाती है। तो किसकी जो है तो जो इंसान गौर फिक्र करना छोड़ देता है उसकी जो है तो जहानत और उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो थिंकिंग्स है वो नाकारा होकर रह जाती है। तो इंसान अक्ल और इल्म का मजमुआ होता है। इंसान जो है अक्ल और इल्म, ये 2 चीज़ों को जो तो कॉम्बिनेशन है, और ये अक्ल और इल्म इंसान के सोच व फिक्र पर मुनहसर होते हैं। तो फ्रेंड्स, सोचना और फिक्र करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 2 तरीके की थिंकिंग होती है। एक होती है निगेटिव थिंकिंग, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर जैसा और आपने सुना भी होगा कि जैसा जो है तो हम उम्मीदें लगाते हैं अल्लाह की ज़ात पर, तो उस तरीके से फ़ैसले भी जो है तो उतारे जाते हैं। तो खैर, नीचे है कि रोशन ख़यालात, वसी सोच, शऊर और इम्तियाज़ जैसी कैफियत इंसान को कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखा गया है कि इन उमूर में बेहतरीन नशोनुमा पाने वाले अफराद बहुत ही काबिल और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारते हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली तहज़ीब व सकाफ़त, एजादात, सनतें, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी वग़ैरह इंसानी फ़िक्र और सोच की तर्जुमानी करते हैं। तो ये इंसानी फ़िक्र है, इंसानी सोच है। जैसे कि इंसान ने सोचा कि हवा में किस तरीके से जो है तो सफ़र किया जाए, तो उसने एरोप्लेन बनाया। इंसान ने उसको जो है तो हवा की ज़रूरत महसूस हुई, गर्मी जो है तो उसको होने लगी, तो उसने फ़ैन बनाया। तो ये सोच ही पर डिपेंड करता है। जिन्होंने बनाया है उनके पास भी उतना ही दिमाग था जितना हमारे पास है। तो ये जो पेपर है, जैसे कि टीटी का पेपर या फिर सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। तो खैर, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है तो सोचते हैं और हमारे जहन में जो कंसेप्ट बनते हैं वो कैसे हैं। तो इक्तिसाबी अमल में ख़यालात और सोच बहुत अहमियत के हामिल है। इक्तिसाब कहते हैं सीखने को। तो सीखने का जो मरहला होता है, जो अमल होता है, तो उसमें सोचना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इक्तिसाब के साथ तजुर्बात को जोड़ते हुए
जहन नशीन कर लेने और मौके व महल के लिहाज से उनका मुनासिब इस्तेमाल करने तफक्कुरी क़ुव्वत या सोच की क़ुव्वत कहा जाता है। इसको जो है तो तफक्कुरी यानी कि फ़िक्र से रिलेटेड है और सोच की क़ुव्वत इसको कहते हैं। तो तारीफ़ व तौसी हम देखेंगे। डेफिनेशन, सोच की डेफिनेशन तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन है कि सोच व फ़िक्र एक ज़हनी अमल होता है और ये अमल एक मकसद के जानिब रवा दवा होता है। नंबर 2 है बकौल NL मुन याददाश्तें, तसव्वुरात और क़यास आराइयों के ज़रिए दाखिली मसाइल का हल तलाश करना ही सोच व फ़िक्र कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो NL जो मुन जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक तारीफ़ इसकी ये इस तरीके से जो तो पेश की है कि याददाश्तें होती है, तसव्वुरात होते हैं और क़यास आराइयों के ज़रिए दाखिली मसाइल का हल तलाश करना सोच व फ़िक्र कहलाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमको आते हैं, जो मसाइल हमको जो है तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं, तो उसको सॉल्व करना प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, तो वो ही सोच और फ़िक्र कहलाता है। एक और माहिर नफ्सियात के मुताबिक मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले मुस्बत आमाल ही सोच व फ़िक्र की बुनियाद होते हैं। यानी कि एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक इस तरीके से है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनके हल के लिए जो किए जाने वाले पॉजिटिव आमाल जो होते हैं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बतलाया गया, मुस्बत से मुराद यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वही सोच व फ़िक्र की बुनियाद होते हैं। उसके बाद देखेंगे सोच व फ़िक्र का अमल किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है और इस पर क्वेश्चन जो है तो पूछे गए। गुज़िश्ता जितने भी एग्ज़ाम हुए तो उसमें से इस पर मबनी क्वेश्चन पूछे गए। सोच व फ़िक्र का अमल, थिंकिंग प्रोसेस। सोच व फ़िक्र कई अक्सों का मजमुआ होती है जिनमें तसव्वुरात, अलामात, निशानियाँ, तख़य्युलाती उमूर और साबिक़ा तजुर्बात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब यहाँ पर जो सोच व फ़िक्र है वो जो है तो अक्सों का मजमुआ है। अक्स कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईने में जो है तो हमको हमारा अक्स नज़र आता है तो उसको अक्स कहा जाएगा। पानी में जो नज़र आता है उसको जो है तो अक्स कहा जाएगा। अक्स कहते हैं यानी कि जो आईने में नज़र आता है। तो खैर जिनमें तसव्वुरात, अब तसव्वुरात से मुराद यहाँ पर कंसेप्ट होता है। अलामात यानी कि जो निशानियाँ हैं जो हमारे जहन में छपी हुई हैं। उसके बाद है तख़य्युलाती उमूर और साबिक़ा तजुर्बात यानी कि प्रीवियस नॉलेज, ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। एक फ़र्द यानी एक इंसान मसाइल के हल के लिए अपने ख़यालात को किसी ख़ास मकसद के लिए मख़सूस तरीके से ढालने की कोशिश करता है जिसे सोच व फ़िक्र कहा जाता है। यानी कि एक फ़र्द है जो अपने मसले को जो तो हल करने के लिए अपने ख़यालात को उस मकसद के तहत जो है तो ढालने की कोशिश करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सोच व फ़िक्र कहा जाएगा। जैसे कि अभी TT का जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग जो तो हमने टाइम टेबल बनाया है और उसके हिसाब से जो है तो हम स्टडी कर रहे हैं। रोज़मर्रा का जो हमारा रूटीन वर्क है वो चेंज हुआ है, तो आपको जो है तो उस मकसद के लिए, उस मकसद के हासिल करने के लिए जो है तो ढाल लिया है। तो ये जो है तो एक मिसाल है। एक फ़र्द अपने ख़यालात को तरतीब में जोड़ते हुए अपनी ज़रूरियात की तकमील करता है और नए ताल्लुक़ात कायम करता है तो उस ज़हनी कैफ़ियत को सोच व फ़िक्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सोच व फ़िक्र ये बहुत ही क्या कहेंगे उसको, अहमियत का हामिल नुक्ता, अहमियत का हामिल पॉइंट है। और ये सोच व फ़िक्र इंसान अगर पॉजिटिव थिंकर बन जाए तो वो उसका कोई भी मसला ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको जो है तो वो बआसानी हल ना कर ले। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वक्त का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अब सोच व फ़िक्र की खुसूसियत देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। सोच व फ़िक्र वकूफ़ी इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़हनी अमल है। वकूफ़ से मुराद कॉग्निशन होता है और सोच व फ़िक्र दिमाग से जो तो रिलेटेड होता है, ज़हनी अमल होता है। उसके बाद है ये नताइज के हुसूल के लिए मुतय्यन करदा एक अमल होता है। यानी कि सोच व फ़िक्र जो है तो नतीजा हासिल करने के लिए एक अमल होता है। सोच व फ़िक्र का ताल्लुक़ मसाइल के हल से बराह रास्त होता है। यानी कि जो मसाइल हल होते हैं तो उस पर बाकायदगी से सोचा जाता है, फ़िक्र की जाती है, जब जाकर वो मसाइल हल होते हैं। सोच व फ़िक्र में जिस्मानी तहक़ीक़ से कहीं ज़्यादा ज़हनी तहक़ीक़ को अहमियत होती है। जिस्मानी तहक़ीक़ से कहीं ज़्यादा जो ज़हनी तहक़ीक़ है
उसको यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। सोच व फिक्र में हमेशा तब्दीलियाँ वाक़ होती रहती है। तो इंसान की जो सोच व फिक्र है उसमें चेंजेस जो तो होते रहते हैं। सोच व फिक्र नज़र नहीं आती, वो ज़हनी गुफ्तगू की शक्ल में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़हनी गुफ्तगू की शक्ल में जो तो सोच व फिक्र होती है। जैसे कि आप ये सुन रहे होंगे तो आपके जहन व गुमान में बहुत सारे कंसेप्ट बनते चले जा रहे होंगे, तो इसी को जो है तो ज़हनी गुफ्तगू कहा जाएगा। उसके बाद ये सोच व फिक्र के अक़साम, तो यहाँ पर जो तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग देखेंगे। सबसे पहले हैं डेकार्ट के मुताबिक, एक माहिर नफ्सियात है, एक जो तो नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक सोच व फिक्र इंसानियत की बका के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। यानी अफराद के माबैन होने वाले ख़यालात और सोच व फिक्र के तबादले से ही समाज फलता और फूलता है। चंद ख़यालात कायनात की फलाह व बहबूदी के लिए होते हैं, तो चंद ख़यालात तबाही व बर्बादी का सबब बनते हैं। इसीलिए आइए देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी किस्म की ख़यालात और सोच व फिक्र पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर जो है तो बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे अक़साम के जो है तो सोच व फिक्र और ख़यालात पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुजर्रद या इदराकी सोच व फिक्र। यानी कि कॉन्क्रीट ऑफ परसेप्चुअल थिंकिंग। मुजर्रिद यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो ये सोच व फिक्र का बहुत आसान तरीका है किसी भी मौजू को अपने हिस्सी आज़ा से महसूस करते हुए रास्त तौर पर उससे मुतालिक सोचने को गैर मुजर्रिद या इदराकी सोच व फिक्र कहते हैं। ये सोच रास्त तौर पर अशिया मौज़ूआत का मुशाहिदा करने के ज़रिए पैदा होती है। मसलन कलम, पेन, किताब, दरख्त वगैरह। छोटे बच्चे अक्सर इसी तर्ज के सोच को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉन्क्रीट सोच को तर्ज देते हैं, उस तरीके से जो तो सोचते हैं। अब कॉन्क्रीट और मुजर्रद या फिर इदरा की सोच से मुराद क्या है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो चीज़ें हमको नज़र आती है, जिसको हम छू सकते हैं, जो चीज़ें हमको दिखती हैं, तो ये जो है तो कॉन्क्रीट सोच रहेगा। यानी कि मुजर्रद जो है तो सोच रहेंगी जो नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल प्लेट में जो तो एप्पल्स रखे हुए हैं, तो वो एप्पल जो है तो नज़र आ रहे हैं, तो बच्चे को भी जो है तो नज़र आएंगे तो वो एप्पल ही कहेगा। लेकिन उसको अगर इस तरीके से कहा जाए कि एक प्लेट में 20 एप्पल है, तो बच्चा उसको समझने से कासिर रहेंगे, क्योंकि वो गैर मुजर्रिद है, वो जो है तो नज़र नहीं आ रहे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है तो वो है। तो सेकेंड वाला उसी की मिसाल है कि गैर मुजर्रिद या तसव्वुराती सोच फ़िक्र, ये बहुत मुश्किल फ़िक्री अमल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड वाला है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल फ़िक्री अमल है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल थिंकिंग। नज़र ना आने वाली अशिया या मौज़ूआत के बारे में सोचने को गैर मुजर्रिद या तसव्वुराती सोच व फ़िक्र कहा जाता है। जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आ रही लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तसव्वुर करो कि आप जो है तो आपका जो तो टीटी का एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट आया और आप क्वालिफाइड हो गए, तो उस वक्त की जो फीलिंग होंगी, उस वक्त को जो ऐसा जो तो आप ज़हन नशीन करो, ऐसा जो तो आप सोचो, उसके बारे में थिंकिंग करो कि वो क्या मंज़र होगा और क्या नज़ारा होगा, और उसके बाद आपका जो यानी कि किरदार होगा, आप किस तरीके से जो तो बिहेवियर करेंगे, कैसे जो तो सबसे पहले किसको कांटेक्ट करेंगे, कि सबसे पहले जो तो वालिदैन में पहले जो तो अम्मी को बताएंगे या अब्बू जी को बताएंगे। तो ये इस तरीके से जो है तो एक सोच इंसान की यानी कि गैर मुजर्रिद सोच के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से सोचो, तो ये जो है तो गैर मुजर्रिद सोच है। तो उसकी ये एक मिसाल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, जो हमको नज़र नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें हमको नज़र आती तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगा, कॉन्क्रीट जो तो सोच रहेंगी और परसेप्चुअल थिंकिंग रहेंगी। उसके बाद हैं नावाकिफ़ चीज़ों से मुतालिक सोचना, नई चीज़ों और नई बातों को मालूम करना, तजस्सुस पैदा करना वगैरह इस सोच के अहम नुकात हैं। यानी कि जो गैर मुजर्रिद है, जो क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, तो उससे मुतालिक बतलाया गया है कि नावाकिफ़ चीज़ों से मुतालिक सोचना, नई चीज़ों और नई बातों को मालूम करना, तजस्सुस पैदा करना वगैरह इस सोच के इम्पोर्टेंस है, नुकात है। मसलन साइंसदान, शोरा, मुक़द्दिस, किताबों वगैरह के बारे में सोचना। शबाब के दौर से ऐसे ख़यालात शुरू होते हैं, यानी उनफान शबाब जो स्टेप है, यानी कि क्या कहेंगे उसको, जब बच्चा दे तो
14 साल की एज पार कर लेता है, उसके बाद उनफान शबाब का जो है तो वो एज होती है, उसका एक क्राइटेरिया है उस एज का, तो उस वक्त जो है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है तो बच्चे के अंदर आ जाती है। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, यानी कि वो गैर मुजर्रिद तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। मुवाफिक सोच व फिक्र, जिसको कहेंगे कन्वर्जन थिंकिंग। कन्वर्जन थिंकिंग से मुराद दस्तयाब मालूमात और किताबी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए किसी मकसद के हुसूल के लिए या किसी मसले के हल के लिए सोचने वाला अमल ही मुवाफिक या इत्तेहादी सोच व फिक्र कहलाता है, यानी कि कन्वर्जन थिंकिंग कहलाता है। जैसे कि आपको जो तो क्वालिफाइड करना है टीटी का एग्ज़ाम, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए जो तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, नोट्स जो है तो आप उसको रीड कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है तो आप चेकआउट कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें जो रहेंगे कन्वर्जन थिंकिंग रहेगा। और मकसद को हासिल करने के लिए जो है तो किसी मसले के हल के लिए सोचने वाला जो अमल है उसे जो है तो क्या कहेंगे, कन्वर्जन थिंकिंग कहा जाएगा। इस सोच व फिक्र में तख्लीकियत के लिए गुंजाइश नहीं होती। जहानती टेस्ट में मुवाफिक या इत्तेहादी सोच रखने वाले ज़्यादा निशानात हासिल करते हैं। मसलन 2 ज़रब 2 यानी कि 4, इस तरीके से। उसके बाद है 4th नंबर का है कि इख्तलाफी सोच व फिक्र, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे कहेंगे। किसी मौजू या शय का मुख्तलिफ ज़ावियों से मुशाहिदा करते हुए नई बात पैदा करने को इख्तलाफी सोच व फिक्र यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यानी किसी मसले को हल करने के अलावा उसके मसावी कई दिगर हल भी तलाश करना। इस किस्म की सोच व फिक्र में फितरीपन, ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है। इख्तलाफी सोच व फिक्र रखने वाले बच्चों में तख्लीकियत ज़्यादा होती है। मसलन 2 ज़रब 2 को 2 + 2 भी कहा जा सकता है। 5 - 1 को 4 ज़रब 1 4 ज़रब 1 भी जो है तो उसके ज़रिए भी जाहिर किया जा सकता है वगैरह, यानी कि ये जो है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेगा। उसके बाद है इमेजिनेटिव थिंकिंग। तो आपको मुवाफिक सोच व फिक्र यानी कि कन्वर्जन थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है तो एक ही जो है तो चीज़ सोची जा रही है कन्वर्जन थिंकिंग में, 2 ज़रब 2 4, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में उसके अलावा भी चीज़ें सोची जा रही है, जैसे कि 2 ज़रब 2 4 हो रहा है, 2 + 2 भी जो है तो 4 हो रहा है, और 5 - 1 भी 4 ही हो रहा है, और 4 ज़रब 1 भी जो है तो 4 ही हो रहा है। तो ये रहेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद है तो हमें डाइवर्जेंट थिंकर बनना है, ना कि कन्वर्जन थिंकर बनना है। उसके बाद है तख़य्युलाती सोच व फिक्र यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग। हाफ़िज़े में पाए जाने वाली याददाश्तों को बाज़याफ्त करते हुए तख़य्युलात की मदद से सोचने को तख़य्युलाती सोच व फिक्र यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग कहते हैं। मसलन आबादी के बढ़ने में 2025 तक हिंदुस्तानी हालात का तख़य्युलाती जायज़ा लेना वगैरह, तो ये जो है तो इमेजिनेटिव थिंकिंग रहेगा। उसके बाद है एतलाफ़ी या इमदादी सोच व फिक्र यानी कि एसोसिएटिव थिंकिंग। किसी चीज़ या मौजू के बारे में सोचने के दौरान दूसरा भी याद आ जाए तो उसको एतलाफ़ी या इमदादी एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। मसलन शादी से मुतालिक सोचते हुए ताम, शामियाने और रिश्तेदारों के बारे में सोचने को एतलाफ़ी या इमदादी सोच कहते हैं। ये सोच व फिक्र इक्तिसाब के लिए बहुत ख़ारामद होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो मिसाल दी गई वो शादी की दी गई। हम जो है तो मिसाल लेंगे टीटी एग्ज़ाम की, तो टीटी एग्ज़ाम के लिए जो है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, इतना ही है। लेकिन उसके लिए आपको स्टडी भी करना है, उसके लिए जो तो मटेरियल जो है तो अवेलेबल करना है, उसके लिए जो है तो बार बार रिवीज़न करना है, और उसके बाद जो तो आपका हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट आने के बाद जो तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, वहाँ का जो तो माहौल किस तरीके से होगा, तो ये तमाम चीज़ों को फेस करना होता है। तो ये चीज़ें जो है तो ये सोच जो है तो पैदा होती है, यानी कि शादी से मुतालिक जो मिसाल दी गई, तो यहाँ पर क्वालिफाइड टीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाइड से मुतालिक जो है तो सोचें, तो ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में आती है और इसे ही जो है तो इमदादी सोच व फिक्र कहा जाएगा। उसके बाद है मुतय्यना सोच व फिक्र से मुराद जो है तो डायरेक्ट थिंकिंग रहेगा। हमारे अंदर पाई जाने वाली सोच व फिक्र का इस्तेमाल करते हुए तवक्के के मुताबिक नताइज हासिल करने को बिला वास्ता मुतय्यना सोच व फिक्र यानी कि डायरेक्टेड थिंकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोच नई बातों या चीज़ों या मौज़ूआत को तलाश करने में मदद करती है। अब ये जो सोच है, ये जो डायरेक्ट थिंकिंग जो है, तो
तो ये नई बातों और नए मौज़ूआत को तलाश करने में हमारी मदद करती है। ऊपर बताए गए मुजर्रिद यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और उसके बाद एक कॉन्क्रीट थिंकिंग, उसके बाद जो है तो मवाफ़िक, इख्तिलाफ़ी और मंतिकी सोच व फ़िक्र वग़ैरह मुतय्यन करदा सोच व फ़िक्र के ज़ुमरे में शुमार होते हैं। इनमें तख्लीक़ियत का दखल ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तख्लीकी सोच भी कहा जाता है। उसके बाद है गैर मुतय्यना सोच व फ़िक्र। तो गैर मुतय्यना सोच व फ़िक्र यानी कि नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग, ये मुतय्यना सोच व फ़िक्र की ज़िद होते हैं। बग़ैर किसी मकसद के तयन करते हुए सोचने को गैर मुतय्यन सोच व फ़िक्र यानी कि नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग कहा जाता है। इस ज़ुमरे में गलत मफरूज़े क़ायम करना, दिन में ख्वाब देखना, तख़य्युलाती दुनिया की सैर करते रहना, मसाइल को हल किए बग़ैर दीवानावार सोचना वग़ैरह शुमार होते हैं। उनफ़ान शबाब में इस किस्म की सोच ज़्यादा होती है। सोच व फ़िक्र के लिए मददगार साबित होने वाले अवामिल यानी कि फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग थिंकिंग। सोच व फ़िक्र के अमल में कई अवामिल मददगार साबित होते हैं, जैसे रास्त तजुर्बात यानी कि परसेप्ट्स, हवासे खमसा यानी जो हमारे जो हमारे सेंसेस है वो 5 है। हवासे खमसा इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है तो खमसा कहते हैं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। खमसा की मायने होती है 5, और हवास यानी कि एहसास की जमा हवास है। तो एहसास जिससे जो है तो हमको एहसास होता है वो 5 चीज़ें। सबसे पहले है आँख, उसके बाद है नाक, उसके बाद कान, ज़बान और जिल्द। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, ये जो है तो 5 हवासे खमसा है। तो उसके ज़रिए अग्ज़ किए जाने वाले तजुर्बात, ख़यालात और सोच व फ़िक्र पैदा करते हैं। अगर रास्त तजुर्बात न हो तो सोचो अक्स यानी इमेज की शक्ल में ही रहेंगे, यानी किसी चीज़ या मौजू के ज़रिए होने वाले रास्त तजुर्बात हमारे जहन में घूमते रहते हैं और सोच व फ़िक्र के अमल में मददगार साबित होते हैं। उसके बाद है अक्स। अब अक्स किसे कहते हैं? तो अक्स कहते हैं इमेज को। हवासे खमसा के ज़रिए हासिल होने वाली मालूमात, अलामात और तस्वीरों की शक्ल इख्तियार करती रहती है। तो ये आँखों के ज़रिए तो हम देखते हैं, तो ये हवासे खमसा यानी कि आँख के ज़रिए हासिल होने वाली मालूमात, अलामात और तस्वीरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिनको अक्स यानी इमेज कहा जाता है। ये अक्स हकीकी अशिया हासिल होने वाले तजुर्बात और हमारे अमाल का मुतबादिल होते हैं। ये मुस्बत सोच व फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है तसव्वुरात यानी कि कंसेप्ट्स। हमारे ख़यालात और सोच व फ़िक्र में कई किस्म के अक्स और गैर मुजर्रिद तसव्वुरात मौजूद होते हैं, यानी जब किसी शय का मुशाहिदा किया जाता है तो उसकी खुसूसियत से ताल्लुक़ रखने वाले तसव्वुरात जहन में पैदा होते हैं, जिसके सबब सोच व फ़िक्र का अमल आसान होता है। तो फ्रेंड्स, तसव्वुरात यानी कि कंसेप्ट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जो हमारे जहन में बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि ठंडा, अब ये चीज़ आपने सुनी ठंडा, आपके जहन में क्या कंसेप्ट आया आप ज़रा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठंडे से जो है तो जैसे हमने ठंडा कहा तो आपके जहन में जो कंसेप्ट आया है, कोई भी जो है तो कुछ भी हो सकता है, वो जो है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हमारे ख़यालात और सोच फ़िक्र में कई किस्म के अक्स और मुजर्रद तसव्वुरात होते हैं। अब आपके जहन में जो ठंडा जो चीज़ होंगी, जो तस्वुर होगा, जो आपको यानी कि जिसमें जो तो आपकी दिलचस्पी है, जो आपको जो तो चाहिए होता है ठंडी चीज़, तो वो आपके सबसे पहले जहन में आया होगा, या फिर जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इस तरीके से जैसे ही ठंडा हमने कहा तो वो चीज़ आपके जहन में आ गई होंगी। तो ये है तस्वुर, इसे ही जो है तो कंसेप्ट कहते हैं। यानी जब किसी शय का मुशाहिदा किया जाता है तो मुशाहिदा किया जाए तो उसकी खुसूसियत से ताल्लुक़ रखने वाले तसव्वुरात जहन में पैदा होते हैं। जैसे कि ठंडा, इसको जो है तो इसका मुशाहिदा आपने करें तो आपके जहन में एक तस्वुर जो है तो कायम हुआ, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हो, जिसके सबब सोच व फ़िक्र का अमल आसान हो जाता है। उसके बाद है अलामात, इशारे यानी कि साइन एंड सिंबल्स। हमारे हाफिज़े में महफूज अलामात और इशारे हमारी सोच व फ़िक्र पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। मसलन हमारा ख़याल और सोच होती है कि कई रंगों की दस्तयाबी के बावजूद सिर्फ लाल और हरा रंग ही ट्रैफिक सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ज़बान यानी कि लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ख़यालात और
सोच व फ़िक्र पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में ज़बान एक अहम आमिल की हैसियत रखती है। सोच व फ़िक्र का अमल बग़ैर ज़बान के बेकार समझा जाता है। पढ़ने, लिखने और सुनने के दौरान हमारा जहन मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सोचता रहता है, लिहाजा किताबों के मुताले से सोच व फ़िक्र के अमल को तक़वियत पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, पढ़ने, लिखने और सुनने, तो जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो और जहन में मुख्तलिफ जो है तो तरीके से सोच भी रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें सोच व फ़िक्र का अमल है जो कि ज़बान के ज़रिए मुकम्मल हो रहा है। ज़बान के ज़रिए तो आपको समझा जा रहा है। नेक्स्ट है दिलचस्पी और तवज्जो ख़यालात और सोच व फ़िक्र के लिए बहुत ज़रूरी है। मुहर्रिका सोच व फ़िक्र के लिए लाजमी जुज़्व है। उसके बाद है चुस्ती और लचकदारियत ख़यालात के फ़रोग़ के लिए मुआविन साबित होते हैं। और नंबर 9 है कि ज़बान और इल्म ख़यालात की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। लास्ट है कि मुख्तलिफ़ रिवायात, रस्म व रिवाज, तहज़ीबें, आदात व अतवार वाले अफराद से मुतारुफ़ होते हैं तो सोचने का तर्ज़ और अंदाज़ संवरता जाता है। उसके बाद है ख़बर जमात में इत्तलाक़, यानी कि क्लासरूम इम्प्लीकेशन। बच्चों की सतह और उम्र को मद्देनज़र रखते हुए चंद मसाइल दिए जाए और उनको सोचने पर मजबूर किया जाए। तो यहाँ पर जो तो कमरे जमात में, तो ये हमारे लिए इस वास्ते ज़रूरी है क्योंकि बतौर मौलम जो है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं जिसमें हमको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो बच्चों की सतह और उम्र को, और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जो यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कि टीईटी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं और प्राइवेट जॉब पर है, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान होती है क्योंकि क्लासरूम उनके सामने होता है और उसका जो है तो इमेजिनेशन होता है, उसका जो तस्वीर होता है जहन में होता है, तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो कमरे जमात में इत्तलाक़ देखेंगे कि बच्चों की सतह और उम्र को मद्देनज़र रखते हुए चंद मसाइल दिए जाए और उनको सोचने पर मजबूर किया जाए। बच्चों को सोचने और पर मजबूर किया जाए कि मज़ामीन किए गए तस्वुर का रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह इत्तलाक़ किया जा सकता है। तलबा को तबादले ख़याल के लिए मौक़ावर अहम किए जाए, आज़ादाना इजहार के लिए उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, यानी कि मौका दिया जाए, उनको तबादले ख़याल का बोलने का मौका दिया जाए और इजहार यानी कि आज़ादाना तौर पर जो है तो उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। उसके बाद मुनफरिद सोच व फ़िक्र पैदा करने के लिए बच्चों में तसव्वुर करने, मफरूज़े क़ायम करने और क़यास करने की क़ुव्वत फ़रोग़ दी जाए। बच्चों में तंज़ीमी सोच व फ़िक्र को फ़रोग़ दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें क्लासरूम में एक टीचर को करना चाहिए जिसके ज़रिए बच्चे सोच व फ़िक्र करने लगे। उसके बाद है कि इस्तेदलाल या इम्तियाज़, यानी कि रीज़निंग की तरफ हम आएंगे। रीज़निंग के ताल्लुक़ से देखेंगे तो रीज़निंग किसे कहते हैं, तो जहन व दिल की हिदायत पर अमल करने से मुस्बत ख़यालात पैदा होते हैं और बाद में इस्तेदलाली क़ुव्वत फ़रोग़ पाती है। ये इंसान में पाए जाने वाली एक अहम ख़ुसूसियत है। इसको इख्तिराई क़ुव्वत और इम्तियाज़ी क़ुव्वत भी कहा जाता है। इस्तेदलाली क़ुव्वत के लिए मंतिकी क़ुव्वत बुनियादी हैसियत रखती है। अब मंतिक से मुराद, मंतिक आपने सुना होगा, तो मंतिक ये कॉग्निटिव से ही कनेक्टेड है, जहन से ही जो तो कनेक्टेड चीज़ है मंतिक, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस्तेदलाली क़ुव्वत ख़यालात को तसलसल बख्शती है और ये फ़ैसला करने पर मजबूर करती है कि क्या ये ख़याल मुनासिब है या नहीं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है वगैरह। उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ देखेंगे कि बक़ौले गैरेट एक नफ्सियात है, उनसे मुतालिक जो तो तारीफ़ है, उन्होंने क्या कहा है, तो एक मकसद के हुसूल के लिए जहन में पैदा होने वाले खुशगवार ख़यालात ही इस्तेदलाली क़ुव्वत कहलाते हैं। यानी कि जहन में जो खुशगवार ख़यालात पैदा होते हैं उसी जो तो इस्तेदलाली क़ुव्वत कहते हैं, ऐसा जो है तो गैरेट ने कहा है। उसके बाद है बक़ौले गेट्स जो तो एक माहिर नफ्सियात है और उन्होंने क्या कहा है कि मज़बूत इरादों पर मबनी तक़सीम शुदा ख़यालात को इस्तेदलाली क़ुव्वत कहा जाता है। मज़बूत इरादों पर मबनी जो ख़यालात होते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं,
उसको जो है तो इस्तिदलाली क़ुव्वत कहेंगे। उसके बाद है बकौल मन। मन एक जो है तो साइकोलॉजिस्ट है, साबिक़ा मालूमात के साथ साबिक़ा तजुर्बात को जोड़ते हुए मसाइल का हल करना ही इस्तिदलाली कहलाता है। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है और प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसको जोड़ते हुए जो आने वाला प्रॉब्लम है, आने वाला जो मसाइल है उसको हल करना इस्तिदलाली क़ुव्वत कहलाता है। उसके बाद एक खुसूसियत देखेंगे इस्तिदलाली क़ुव्वत के, इस्तिदलाल यानी कि रीजनिंग की जो है तो खुसूसियत देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग। इस्तिदलाल का एक यानी कि रीजनिंग का एक मुतय्यना हदफ होता है। इस्तिदलाल साबिक़ा इल्म और साबिक़ा तजुर्बात का इस्तेमाल करता है। उसके बाद है कि इस्तिदलाल अलामात, इशारे, तसव्वुरात और ज़बान का मजमुआ होता है। उसके बाद है कि इस्तिदलाल में मसाइल के हल के लिए कारआमद समझा जाने वाला एक ज़हनी अमल होता है। उसके बाद है कि इस्तिदलाल मंतिक और तंजीम की बुनियाद पर मुनहसर होता है। उसके बाद है कि हदफ का हुसूल इस्तिदलाल का अहम मकसद होता है। और लास्ट है कि इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी ख़यालात को इस्तिदलाल कहा जाता है। अब इस्तिदलाली तरीक़ाकार यानी कि रीजनिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो हर फ़र्द के किसी न किसी सूरत में अपने मसाइल होते। जैसे कि हमारे सामने जो मसला है वो है टीट एग्ज़ाम का, उसको जो तो हमको क्रैक करना है, क्वालिफाइड करना है। तो ये एक मसला है और इस मसले का हल एक जैसा नहीं होता। अब हर एक स्टूडेंट्स जो तो अपने अपने तरीके से जो तो स्टडी कर रहा है, अपने अपने तरीके से जो है तो टाइम मैनेज करके, मनसूबाबंदी करके, प्लानिंग करके जो है तो वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो है तो मसला और इसकी शिद्दत को देखते हुए हल तलाश किया जाता है। यानी मसले को मुख्तलिफ़ पहलुओं से समझकर तज्ज़िया करते हुए हल तलाश किया जाता है। अब ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो पढ़ा जा रहा है, ये जो आप सुन रहे हो, तो इसमें आपको टीटी के एग्ज़ाम को ही जो है तो तस्वुर करना है। मसाइल का हल तलाश करने की सलाहियत इसकी इस्तिदलाली क़ुव्वत पर मुनहसर होती है, जिसके लिए ज़हानत, हाफ़िज़ा, अज़्म और साबिक़ा तजुर्बात बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमने साबिक़ा तजुर्बात से मुतालिक मैं बता रहा हूँ कि हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमने जो तो गुज़िश्ता जो चीज़ें यानी कि स्टडी की है तो ये साबिक़ा चीज़ें हो जाती हैं उस वक्त, और उसके ऊपर ही जो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मसाइल के हल के लिए दरकार इस्तिदलाली क़ुव्वत के चंद अहम नुकात झेल में दिए गए। नंबर 1 है कि मसले की नौइयत को जानना और मसले की बुनियाद पहचानना। मसला है टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना और उसकी नौइयत को हमने जाना है, उसको जो है तो सिलेबस हमने जो है तो उसको अच्छे से रीड किया है, अच्छे से जो तो समझा है। तो ये तमाम चीज़ें। सेकेंड है कि मसले के हल करने के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर फ़िक्र करना। अब मसले के हल के लिए जो तो आपने गौर फ़िक्र किए हैं उसी हिसाब से जो तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद एक रद्द-ए-अमल की निशानदेही करना। लास्ट है इस बात से वाकिफ़ होना कि तलाश किया गया मसले का हल सही है या गलत। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो इस्तिदलाली अमल इंसान के ख़यालात मसाइल की तय, इसका रुझान और इसकी छठी हिस्स पर मुनहसर होता है। यानी कि 6 जो हिस्स है, जो क्या कहेंगे उसको, हिस्से आज़ा से मुतालिक ये चीज़ें जो कि रीजनिंग कहलाती है। उसके बाद इस्तिदलाली क़ुव्वत के अक़साम यानी कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो यहाँ पर 2 टाइप्स दिए गए हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और एक है डिडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले है इस्तिक़राई इस्तिदलाल और इस्तिख़राजी इस्तिदलाल। तो हम देखेंगे इस्तिक़राई इस्तिदलाल यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग पर मबनी इस तरीके में, यानी कि जो इस्तिक़राई इस्तिदलाल इंडक्टिव रीजनिंग है, इस तरीके में इस्तिदलाल तसलसल से जारी रहते हुए माखूलियत पर मबनी फ़ैसला किस मोड़ पर जो तो इख्तियार करता है, यानी खुसूसी पर्टिकुलर उसूलों से शुरू होकर आम यानी कि जनरल उसूलों की जानिब जारी रहता है। यानी कि यहाँ पर बतलाया हुआ है मखसूस उसूल से ख़ास से आम की तरफ जो तो इसमें जाया जाता है। ख़ास से आम, ये चीज़ आपको ज़हन नशीन रखना है। इंडक्टिव जो है तो रीजनिंग में ख़ास से आम की तरफ आते हैं। तो ये पर्टिकुलर टू जनरल होता है, यानी कि खुसूसियत उसूलों से शुरू होकर आम यानी जनरल उसूलों की जानिब जारी रहता है। आम उसूलों के ज़रिए नज़रियात को साबित करना ही इस्तिक़राई यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। आम उसूलों के ज़रिए नज़रियात को साबित करना, ये जो तो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। मसलन रोज़ाना वर्जिश करने से क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ता है। नजीब रॉबर्ट और
रैमडो रोज़ाना वर्जिश करते हैं। यानी कि ये जो तो दो फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर दो जो है तो क्या कहेंगे उसको स्टूडेंट्स है जो रोज़ाना वर्जिश करते हैं, इसलिए उनके क़ुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफ़ा हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि इंसान अगर वर्जिश करे तो उसके क़ुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफ़ा होगा। तो फ्रेंड्स हम जैसे कि रोज़ाना सुबह उठते फ़जर की नमाज़ जो है तो हम पढ़ते तो वहीं पर जो है तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन और मज़ीद जो है तो कम से कम रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ही अहम रोल अदा करता है, जिसके ज़रिए हमारा क़ुव्वत हाफ़ज़े के साथ साथ जो है तो हमारा जो फिटनेस है, हमारी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स मोड पर होती है और हम खुश व खुर्रम और तरोताज़ा जो है तो दिन भर जो है तो रहते हैं वर्जिश करने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ग़िज़ा भी जो है तो मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। हमको जो है तो ज़रूरी है कि मुतवाज़न ग़िज़ा जो है तो हम लें, ना कि कोई भी जो है तो बाहर की चीज़ें जो है तो यूज़ करें, उसका भी जो है तो बहुत ज़्यादा असर जो है तो ब्रेन पर पड़ता है। अगर बाहर की इधर उधर की चीज़ें अगर हम खा लेते हैं तो पेट ख़राब हो सकता है वगैरह वगैरह जो है तो चीज़ों का हम शिकार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो एक टीचर को जो है तो मुतवाज़न ग़िज़ा यूज़ करना चाहिए, वर्जिश जो है तो पाबंदी से करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें करना चाहिए। तो हम टीचर्स हैं तो हमें ये चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे स्टडी में भी एक अहम रोल अदा करता है। तो उसके बाद है कि इस्तिखराज इस्तिदलाल यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये होता है आम से ख़ास की तरफ, वो जो है तो ख़ास से आम की तरफ है, ये आम से ख़ास की तरफ है। आम यानी जनरल उसूलों की मदद से मखसूस यानी कि स्पेसिफिक उसूलों की जानिब जारी रहना ही इस्तिखराज इस्तिदलाल कहलाता है। यानी नज़रियात के ज़रिए आम उसूलों को साबित करता है। मसलन ठोस अशिया हरारत को जज़्ब करते हैं तो फैलती हैं। ठोस अशिया फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ है, अब वो जो है तो हरारत जज़्ब कर रहा है तो वो फैल रहा है। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और फौलाद ठोस अशिया है, वो इसलिए गर्म करते हैं तो फैलते हैं, यानी कि इसको अगर गर्म किया जाए तो फैलता है। अब उसकी एक मिसाल ये भी जो है तो हम ले सकते हैं कि बर्फ़ है, उसको अगर तवे पर डाल दिया जाए तो वो फैलता है। उसी तरीके से जो है तो यहाँ पर ठोस अशिया से मुतालिक मालूमात दी गई है, तो ये फैलते हैं। ये जो है तो क्या है, इस्तिखराजी अमल है और मिसाल जो है तो इसमें दी गई है इस तरीके से। नेक्स्ट है कि कमरे जमात में इत्तिलाक यानी कि क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। बच्चों से मुताल्लिका उमूर उनके सामने रखे जाए। उसके बाद साइंसी नुक्ते नज़र से मसलों का हल तलाश करने के मौके फराहम किए जाना चाहिए। बच्चों की उम्र, जहानत, रुझानात और दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए मसाइल की तश्कील की जाए। उसके बाद है कि साबिक़ तजुर्बात और साबिक़ तसव्वुरात का इस्तेमाल करते हुए इस्तिदलाली क़ुव्वत को फ़रोग़ दिया जाए। नेक्स्ट है कि फ़ैसले की क़ुव्वत को फ़रोग़ दिया जाए। उसके बाद है मज़ामिन और मकामी मसाइल पर बहस करवाई जाए। इज़हार ख़याल करने के मौके फराहम किए जाए कि पेचीदा हालात को किस तरह तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले मसाइल से बच्चों को वाकिफ़ करवाया जाए, बहस करवाई जाए और इस्तिदलाली तर्ज पर सोचने के मौके फराहम किए जाए। उसके बाद हैं हम बच्चों को सवालात करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा फराहम किया जाए। साइंसी तजुर्बात और मनसूबाई काम मुनक़्क़द करते हुए बच्चों में इस्तिदलाली क़ुव्वत को फ़रोग़ दिया जाए। और लास्ट है कि सेमिनार, सिम्पोजियम और माहिरीन तालीम के इजलास में शिरकत करवाते हुए इस्तिदलाली क़ुव्वत को फ़रोग़ दिया जाए। उसके बाद जो है तो हम देखेंगे मेटाकॉग्निशन, ये भी जो है तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। मेटाकॉग्निशन क्या है, तो ये है माबादुल वक़ूफ़। मेटाकॉग्निशन यानी कि सोच के ऊपर सोचना, इसको जो है तो मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी कि नोइंग वंस ऑन माइंड। मेटाकॉग्निशन से मुराद वसी सोच व फ़िक्र से मुराद ख़ुद की सोच। अब जो सोच है उसके ऊपर सोचना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा, पहली सोच जो है तो ये है, आपने सोचा कि महाटीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, ठीक है, अब ये सोच लिया। अब इसके ऊपर जो तो और सोचा जाएगा, ये सोच के ऊपर सोचना ही मेटाकॉग्निशन कहलाएगा। सबसे पहले आपने सोचा कि टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, ये एक सोच है। उसके ऊपर जो है तो आपने सोचा कि यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया जाए, क्लास ज्वाइन की जाए, उसके बाद जो है तो PDF नोट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी लाई जाए। उसके बाद जो है तो तमाम तर चीज़ें जितनी भी जो है तो उस सोच के ऊपर सोची जा रही, इसी को जो है तो मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि जदीद फ़िरहंग में मेटाकॉग्निशन को माबादुल वक़्फ़ कहा जाता है, यानी कि डिक्शनरी के अंदर जो है तो जो जदीद डिक्शनरी उसके अंदर माबादुल वक़्फ़ जो है तो इसको कहा जाता है। अपने जहन में पैदा होने वाले ख़यालात को माबादुल वक़ूफ़ यानी मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अपने ख़यालात के बारे में
खुद सोचना, खुद से सवालात करना, तजिज़िया करना, मफरूज़े क़ायम कर लेना और जांच कर लेना जैसे ज़हनी अमल को मामादुल वक़ूफ़ यानी मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन के ज़रिए बच्चे मुताले के आदी हो जाते हैं, असबाक को पढ़कर मज़ामीन के नुकात को बआसानी समझ जाते हैं। अक्सर तलबा को अपने ख़यालात के बारे में सवालात करना, मफरूज़े क़ायम करना, तजिज़िया करना और जांच करना जैसे उमूर से नावाकिफ़ होते हैं। असातिज़ा की रहनुमाई हो तो तलबा बेहतरीन मुतालिम और बेहतरीन कारी हो जाएंगे, यानी कि बेहतरीन जो है तो वो तालिब इल्म बनेंगे और बेहतरीन जो है तो वो बोलने वाले बनेंगे। उसके बाद है कि मेटाकॉग्निशन से होने वाले फ़वाइद हज़्ब सेल है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है तो हासिल होता है। तो मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हुए बच्चे असबाक का गहराई से मुताला करते हैं, फ़हम हासिल करते हुए इल्म की तश्कील करते हैं। तो यहाँ पर जो है तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम भी जो है तो गहराई से मुताला कर रहे हैं और समझ रहे चीज़ों को। उसके बाद मेटाकॉग्निशन पर मबनी सरगर्मियाँ, तलबा में इस तसलसल से पाए जाने वाली सलाहियतें जैसे मफरूज़ात क़ायम करना, तजिज़िया करना, तख्लीक़ियत और इम्तियाज़ वगैरह उमूर फ़रोग़ पाते हैं। उसके बाद है कि मेटाकॉग्निशन के ज़रिए तलबा अच्छे बालिग बनकर उभरेंगे। मेटाकॉग्निशन का सही और मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो तलबा मदरसे की ज़िंदगी यानी कि जो स्कूल लाइफ होती है उनकी, उससे कामयाब और खुशगवार बालिग ज़िंदगी में क़दम रखेंगे। मेटाकॉग्निशन अमल के 3 अहम नुकात होते हैं। अब इसके जो है तो 3 अहम नुकात है, 3 नुकात पर जो है तो ये मबनी होता है मेटाकॉग्निशन। सबसे पहले मनसूबाबंदी है, उसके बाद है मुशाहिदा, मुआयना और तजिज़िया करना। उसके बाद जो है तो लास्ट है कि ख़ुद की जांच करना, खुद से जो है तो चेक करना। तो ये हमें भी करना है। हमने जो है तो जैसे कि आपने स्टडी का मंसूबा जो भी बनाया होगा, जैसा बनाया होगा उस पर अमल करना है। उसके बाद मुशाहिदा करते रहना है, उसका इयादा भी करना है और ख़ुद से जो है तो जांच करना है। ख़ुद से जांच जो है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो आपको जो टीटी के जो क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो और आपने अगर क्लास ज्वाइन नहीं की तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाले तो उसमें आपको खुद से जांच करना है। खुद से जो है तो 2.5 घंटा एग्ज़ाम, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो इस तरीके से जो है तो सोच लेना है और 2.5 घंटा पेपर को लेकर बैठ जाना है। आपके पास आंसर की भी अवेलेबल रहेंगी। सबसे पहले तो आपको पेपर अच्छे से जो है तो करना होगा और उसके बाद चेक कर लेना है। तो ये खुद से जाँच करना रहेगा, ये है मेटाकॉग्निशन। आइए मालूम करते हैं कि मेटाकॉग्निशन अमल को मुताले के दौरान किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले मुताले की मनसूबाबंदी कर लेना, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है। मुताले की सरगर्मी, मुआयना या निगरानी करना और मुताले के नताइज की जांच कर लेना। ये चीज़ें जो है तो अभी गुज़िश्ता जो मिसाल दी गई, गुज़िश्ता जो कहा गया है उसकी मिसाल है। उसके बाद है मुताले की मनसूबाबंदी किस तरीके से जो है तो की जाती है। तो सबक के उन्वान से मुतालिक सोचना, जैसे कि CDP है उसके मुताबिक जो है तो आपको सोचना है, चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक सोचना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मुताबिक सोचना है, इक्तिसाब किसे कहते हैं और क्या जो है तो उसकी स्टेजेज है, मेटाकॉग्निशन क्या है, इसके बारे में सोचना। तो किताब के कवर पेज को अच्छी तरह यानी आगे और पीछे दोनों जानिब पढ़ना, ये तलबा से मुतालिक इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबक का नाम और मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ना। अब यहाँ पर जो तो आपको साइकोलॉजिस्ट और सबक का नाम और साइकोलॉजिस्ट से मुतालिक मालूमात पढ़ना है और समझना है। उसके बाद सबक का तारुफ पढ़ना, सबक के मकसद पढ़ना। उसके बाद है कि किताब सबक के कुलीदी नुकात, ज़ेली उन्वानात और इख्तितामिया को तवज्जो से पढ़ना। उसके बाद एक किताब सबक में दी गई तस्वीरें, खाके, नक्शे और मज़ामीन पढ़ना। नेक्स्ट है कि सबक में दी गई मालूमात को अपने साबिक़ा मालूमात से जोड़ते हुए पढ़ना। उसके बाद एक किताब सबक में असबाक, मौज़ूआत के तसलसल पर गौर करते हुए पढ़ना। उसके बाद सबक पढ़कर अपने अल्फाज में इजहार करने के काबिल हो जाना। उसके बाद जो है तो हम देखेंगे मुतालियाती सरगर्मी के मुआयने या निगरानी या मुशाहिदा करना। सेकंड ऑप्शन है उसका मेटाकॉग्निशन से मुतालिक। तो इस बात का मुशाहिदा कर लेना कि सबक पढ़ने के बाद कहाँ तक मैं समझने में कामयाब हो सका। उसके बाद क्या करना है कि इस बात का मुशाहिदा कर लेना कि सबक पढ़ने के दौरान कहाँ कहाँ शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। उसके बाद है कहाँ तक मैं सबक समझने में कामयाब हुआ हूँ। ख़ुद से सवाल करते हुए और इसको हल करते हुए मुताले को जारी रखा जाए। नेक्स्ट है तलबा अपनी मालूमात और इल्म को मुताले से जोड़ते हुए पढ़ें।
यानी कि आपको भी जो है तो अपनी मालूमात और इल्म के मुताबिक जो है तो जोड़ते हुए पढ़ना है। आगे आने वाले नुकात का तस्वुर करते हुए मुताला करना है। उसके बाद ये मौज़ूआत की तौसीक़ तस्दीक करते हुए मुताला करना है। उसके बाद तरसीमी खाकों की ग्राफिक ऑर्गेनाइज तैयार करते हुए मुताला करना है। उसके बाद ये सवालात तैयार करते हुए और उनका हल तलाश करते हुए अपने ख़यालात का तजज़िया करना है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा पूरी यकसुई के साथ सबक पढ़ेंगे तो वो ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे कि सबक समझ में आया या नहीं। सबक पढ़ने के दौरान कहाँ और कब जो है तो भयके वगैरह क्या पढ़ा गया, मवाद ज़हन नशीन हुआ है, क्या पढ़ा गया और मवाद ज़हन नशीन हुआ है या नहीं, ये चीज़ें जो है तो समझना है। उसके बाद जो है तो है क्या जहन में उभरने वाले सवालात के जवाबात हासिल हुए, क्या सबक के खुलीदी अल्फाज और खुलीदी तस्वुरात जहन में महफूज है वगैरह सवालात के ज़रिए मुताले पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद है मुताले की जांच। ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का। मुताले की जांच जो है तो क्या है कि क्या सबक को मंसूबा बंद तरीके से और तसलसल के साथ पढ़ने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद है जांच कर ली जाए कि कौन से मौज़ूआत रवानी से पढ़ सकें, कौन से मौज़ूआत छूट गए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको जो है तो रियलाइज़ करना है और इस पर अमल करना है। उसके बाद है लास्ट के मुताले के दौरान होने वाली गलतियों की निशानदेही कर ली जाए। और उसके बाद है कि इस तरह इन तीनों उमूर की अमल आवारी के ज़रिए बच्चों में मेटाकॉग्निशन को फ़रोग़ दिया जा सकता है और हम भी जो है तो इस पर अमल करके मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो बतलाई गई है उस पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्रिएटिविटी यानी कि तख्लीकियत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।